अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। और हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, टॉपिक का नेम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि फील्ड क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा फील्ड क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जी फील्ड क्या है। Field is a region around a body where another body experienced a force if it enters in that region। देखें, फील्ड जो है किसी एक बॉडी के गिर्द ऐसा रीजन या ऐसा एरिया होता है जहाँ कोई दूसरी बॉडी इंटर हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो वो रीजन या एरिया जो है वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। ये कोई एक बॉडी पड़ी हुई है, इसके गिर्द ऐसा रीजन या एरिया जहाँ कोई दूसरी चीज़ आके इंटर होगी ना, तो वो दूसरी वाली चीज़ पे फोर्स लगेगी, तो वो रीजन या एरिया जो है ना इस बॉडी के गिर्द, वो फील्ड कहलाता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए क्या होता है फील्ड। फॉर एग्जांपल, वो जो एक बॉडी मैं बोल रही हूँ, वो एक बॉडी ये मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है। जो बॉडी मैं आपको बोला है ना वो ये है, और ना ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा इसका क्या होगा, ये पूरा डॉटेड लाइन इसका एरिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये सारा इसका एरिया है। यानी यहाँ तक जो है ये इस मैग्नेट की फोर्स यहाँ तक लग रही होती है, ठीक है। यहाँ तक इसकी फील्ड है। अब क्या होगा, ये दूसरा मैग्नेट है, ये इस फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। देखिए, ये डॉटेड लाइन तक फील्ड थी ना, दूसरा मैग्नेट इससे बाहर पड़ा हुआ है। तो आपको पता है इस मैग्नेट पे ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये वाला मैग्नेट इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को उठाकर यहाँ लाऊंगी, यहाँ इस फील्ड के अंदर लाऊंगी, यहाँ ले आई मैं, ठीक है। यहाँ नॉर्थ और यहाँ आपने साउथ पोल लिखा, ठीक है। आप इसको उठाकर यहाँ अंदर ले आए। अब जब आप इस मैग्नेट को उठाकर यहाँ लाए हैं ना, तो अब यहाँ का साउथ और यहाँ का नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ का साउथ और यहाँ का नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है ना, दो ऑपोजिट पोल्स आ गई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो क्या हुआ, जब ये मैग्नेट बाहर पड़ा हुआ था तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगी। जैसे ही इस मैग्नेट को इसकी फील्ड के अंदर लेकर आए तो इसने क्या एक्सपीरियंस की, इसने फोर्स एक्सपीरियंस की। तो आपको अब समझ आ गई फील्ड क्या होता है। फील्ड ऐसा रीजन होता है जहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंटर हो तो उस पर फोर्स लगती है। तो देखिए, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था ना, ये इंटर हुआ इसकी फील्ड में, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगी, फोर्स लगी। तो ये एरिया या ये रीजन क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। और कौन सी फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेट्स की फील्ड हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं एक और तरह से इसको समझ लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हो या नेगेटिव और नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ तक ये उसकी फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक यानी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। अगर इस डॉटेड लाइन से बाहर चलाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो ये उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। अब क्या होगा, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस नेगेटिव चार्ज को उठाएंगे और इस नेगेटिव चार्ज को इन डॉटेड लाइन से अंदर लेकर आएंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हुआ कि जब एक और ऑब्जेक्ट जो कि नेगेटिव चार्ज था वो इंटर हुआ किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में, यानी एक ऑब्जेक्ट इंटर हुआ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड में, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगी, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी। तो ये जिस फील्ड में इंटर हुआ है या जिस रीजन में इंटर हुआ है, जिस एरिया में इंटर हुआ है जहाँ पे इसने फोर्स एक्सपीरियंस की है, तो वो एरिया या रीजन क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। और ये कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द होती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के गिर्द होती है। और फील्ड क्या होता है, फील्ड वो एरिया या रीजन होता है जहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंटर हो तो उस पर फोर्स लगती है। यानी इस रीजन में कोई चीज़ इंटर होगी, नेगेटिव चार्ज इंटर होगा तो उस पर फोर्स लगेगी ना, तो ये रीजन या एरिया फील्ड कहलाएगा। इस रीजन में कोई इंटर होगा मैग्नेट तो उस पर फोर्स लगेगी ना, तो ये रीजन या एरिया इस मैग्नेट के गिर्द उसकी फील्ड कहलाएगा। तो फील्ड आपको क्लियर हो गया, फील्ड क्या होता है कि ये रीजन या एरिया होता है जहाँ कोई दूसरा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इंटर हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, उस पर क्या लगती है, उस पर फोर्स लगती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, फील्ड कहलाता है, वो रीजन या एरिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा फील्ड, ठीक है। तो फील्ड कोई भी रीजन एरिया होता है किसी बॉडी के गिर्द जहाँ पे कोई दूसरी बॉडी इंटर हो तो वो क्या करती है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है।
जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ी, उसके बाद आपके पास विस्कस फील्ड है। अच्छा ये विस्कस फील्ड क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। फील्ड्स डिफरेंट हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड देखी है, विस्कस फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है। फील्ड आपको समझ आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द ऐसा एरिया जहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट इंटर हो तो उस पर फोर्स लगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अभी देख लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पे जो फोर्स लग रही थी वो किस वजह से लग रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि दूसरा जो चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में इंटर हुआ था। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड अ चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल के गिर्द रीजन होता है वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, जहाँ पे वो फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जब वो उस पर इंटर होता है, ठीक है। तो वो एरिया या रीजन चार्ज पार्टिकल के गिर्द क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये भी आपने अभी सीख लिया है कि किसी मैग्नेट के गिर्द एरिया या रीजन या जहाँ कोई दूसरा मैग्नेट इंटर हो तो वो मैग्नेट उस पर क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो वो रीजन या एरिया उस मैग्नेट के गिर्द क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, ऐसा रीजन किसी या एरिया किसी एक मैग्नेट के गिर्द जहाँ कोई दूसरा मैग्नेट इंटर हो तो ये उस पर क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो वो रीजन या एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब आगे आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास रीजन अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द ऐसा रीजन वेयर इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो आपको पता है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रही होती है, यानी हर चीज़ को क्या कर रही होती है, जो भी चीज़ ज़मीन के उस फील्ड के अंदर इंटर होती है, ज़मीन की फील्ड के अंदर, तो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ज़मीन के गिर्द ऐसा रीजन या एरिया जहाँ कोई ऑब्जेक्ट इंटर हो और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी उस पर फोर्स लगाए, तो वो क्या कहलाती है, वो रीजन या एरिया क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, विस्कस फील्ड। अब विस्कस फील्ड भी जो है ये ना फ्लूइड में होती है, फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस पर भी क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स लगती है, ठीक है, विस्कस फोर्स लगती है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो एक जो है लिक्विड में इंटर हुआ होता है, क्या होता है, द एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द ऐसा एरिया जो कि फ्लूइड में मूव कर रहा हो। कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड यानी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में मूव कर रहा है, लिक्विड के अंदर से मूव कर रहा है, तो उसके गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे उसको क्या लगे, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स लगे, क्योंकि वो इंटर हुआ है ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड में। तो वो जो एरिया है या वो जो रीजन है जहाँ पे उसको कौन सी फोर्स लगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगे या विस्कस फोर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि विस्कस फील्ड पढ़ रहे हैं, विस्कस फोर्स लगे उस पर, तो वो रीजन या एरिया आपके पास क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का विस्कस फील्ड कहलाती है, ठीक है, वहाँ पे वो आपके पास विस्कस फील्ड होती है। अच्छा, विस्कोसिटी का फिनोमेना हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें हम जब पढ़ेंगे ना फ्लूइड को अच्छे से, तो वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आपने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट किस पे क्लियर करना है, फील्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और ये कोई भी एरिया होता है किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द जहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंटर हो उस पर फोर्स लगे, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉपिक मेन था कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। फील्ड्स आपने ये सारी टाइप्स देख ली, अब एक हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हों, जिसके पास दो खास प्रॉपर्टीज़ हों। भाई कौन सी दो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी, ये मैंने लिख दी है। पहली क्या होती है कि जो वर्क डन है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन का, अब इसका क्या मतलब है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है कि अगर जो है आप मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये कोई भी जो है मैंने एक शेप बना दी है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो ये ए पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब ऑब्जेक्ट को जाना कहाँ पर है, सी पॉइंट तक जाना है। ऑब्जेक्ट को ए से कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट, ए पे खड़ा है और सी तक जाना है। तो अब हम पाथ, दो पाथ से उसको लेके जा सकते हैं, एक पाथ 1 होगा और एक पाथ क्या होगा, 2 होगा। पाथ 1 ऐसा करते हैं, मैं उसको ए से सी तक डायरेक्ट ही ले जाती हूँ ना, इसको पाथ 1 कह देती हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ ले जाओ, सी तक ही लेके जाना है ना, ए से कहाँ लेके जाना है, सी तक, तो आप ऐसे ले जाओ, ये पाथ 1 हो गया। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि क्यों मैं इसको ऐसे नहीं लेके जा सकती, पहले ए से बी तक लेके जाऊँ फिर बी से सी तक ले जाऊँ, ये क्या हो जाएगा, पाथ 2। पाथ 2 क्या हो रहा है,
पहले ए से बी तक लेके जाऊं और फिर बी से सी तक ले जाऊं, और पाथ 1 क्या आया कि मैं डायरेक्ट उसको ए से सी तक ले जाऊं। तो ये दो पाथ्स आ गए हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिसमें जो वर्क डन है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप जो भी रास्ता जिस भी रास्ते से लेके जाओ ऑब्जेक्ट को, वर्क आपका सेम ही होगा। मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप आए हो पाथ 1 से, तो इसका जो वर्क डन आएगा, और जब आप इस रास्ते से आए हो पाथ 2 से, और इसका जो वर्क डन आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी वर्क डन को कोई उसमें जो है फिक्र नहीं है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी फील्ड क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है, जिसमें वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो जो भी पाथ आपने फॉलो किए दोनों का वर्क क्या है? सेम आए। तो कंजर्वेटिव फील्ड को इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड सिर्फ डिपेंड करती है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था और बाद में कहाँ गया है। उसको इससे कोई लेना देनी नहीं है कि कहाँ से गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले ए पॉइंट पे था और आखिर में कहाँ गया, भाई फाइनल उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? सी पॉइंट। उसको कोई परवाह नहीं है वो पाथ 1 से आया है या पाथ 2 से आया है, बस उसको ये परवाह है कि वो ए पे था और अब किस पे है? सी पे है। तो उसके लिए पाथ 1 और पाथ 2 दोनों का वर्क क्या होगा? इक्वल होगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऐसी फील्ड कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। एक और तरह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना। पहली तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ जीरो होना चाहिए। अब क्लोज पाथ क्या होता है? ये देखें जी, ए से बी, बी से सी और दोबारा सी से ए आ जाए, ये आपके पास क्लोज पाथ बन जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना ए पॉइंट पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ए पॉइंट पे खड़ा है, और फिर वो यहाँ से मूव करके पहले यहाँ जाता है बी तक, फिर बी से मूव करके दूसरे नंबर पे सी तक आता है, और सी से मूव करके तीसरे नंबर पे वापस ए पर आ गया। था कहाँ पर? ए पर। इतना सारा रास्ता कवर करने के बाद वापस कहाँ आ गया? ए पर। तो ये क्लोज पाथ बन गया ना। क्लोज पाथ क्या होता है? जहाँ पे जो आपका इनिशियल पॉइंट है ना ए, जब ऑब्जेक्ट सारा पाथ फॉलो कर ले तो फाइनल पॉइंट भी ए ही बने। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, तो ऐसा पाथ जो है आपके पास क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। तो अब इस सारे का आप वर्क निकालें, यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालें, यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालें, और फिर सी से ए तक का ये वाला वर्क निकालें। तीनों वर्क निकाल के आपस में ऐड करें, टोटल वर्क निकालें। तो जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो वो जीरो आए। ऐसी फील्ड कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? जिसमें जो क्लोज पाथ में जब आप मूव करें तो उसका टोटल वर्क क्या आए? जीरो। तो वो फील्ड भी क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। अच्छा, ये कैसे होता है मैं इसको प्रूव कर दूंगी आपको बिल्कुल लास्ट में वीडियो के। ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर दूंगी, ये चीज़ भी प्रूव करूंगी और ये भी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करता और कैसे जीरो आता है। ये प्रूव कर दूंगी मैं। ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लास्ट में रख रही हूँ, ताकि पहले आपकी बुक में जितना गिवन है वो आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद ये एक है जो कि जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होगा, वो मैं आपको लास्ट में समझा देती हूँ। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा वर्क डन क्लोज पाथ पे क्या होना चाहिए? जीरो। इसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ऊपर पढ़ चुके हैं ना हम ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी एग्जांपल है? कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये दो एग्जांपल्स हैं किसकी? कंजर्वेटिव फील्ड की। कैसे है ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, इसको हम प्रूव कर लेंगे बिल्कुल लास्ट पे। ठीक है, बुक में ये नहीं गिवन है, बट मैं आपको ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बता दूंगी। अब है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? अ फील्ड इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ एक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाती है अगर क्या हो, ये जो दो पॉइंट्स पड़े हैं ना, इनका ऑपोजिट कर दें तो नॉन क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स को अपोज कर दें, ऑपोजिट कर दें उनका। इसमें क्या था? वर्क डन डिपेंड नहीं करता था आपने कौन सा रास्ता लिया, आप पाथ 1 से जाएं या पाथ 2 से जाएं, वर्क सेम होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पता है क्या है? ये कहती है कि अगर आप पाथ 1 से जाएंगे तो वर्क और आएगा, और अगर आप पाथ 2 से जाएंगे तो वर्क और आएगा। यानी ये पाथ पे डिपेंड करती है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि आपने रास्ता कौन सा जो है चूज किया है। ठीक है, तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो। तो वर्क डन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। और दूसरी चीज, वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। वर्क डन किसी क्लोज पाथ में जो है वो जीरो नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया ना कि ए से बी, बी से सी और दोबारा ए पर आएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। टोटल वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो। तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव कहलाती है। और अगर जीरो ना हो, वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो ना हो, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को जो है इनका अगेंस्ट लिखें, इनको अपोजिट करके लिखें तो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड।
अच्छा, इसकी एग्जांपल ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की क्या एग्जांपल होंगी? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करे? अपोज करे, तो वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल है। विस्कस ड्रैग भी एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही, और एयर रेजिस्टेंस भी एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही है। ये सारी जो है फ्रिक्शनल फोर्सेज ही हैं, और ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स हैं। are the example of non-conservative force and the field where they act are termed as non-conservative fields। और ये forces जहाँ लग रही होती है ना, वो field क्या कहलाती है? non-conservative field। ये forces हैं, ये जहाँ लगती हैं जिस field में, वो field कहलाती है non-conservative field। फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको पता है, विस्कस ड्रैग क्या होती है, ये विस्कोसिटी आगे जाके आप ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे फ्लूइड में जो आपके पास फ्लूइड में हम ले लेते हैं, जैसे हनी है, ठीक है, तो हनी ले लें और एक तरफ आप ऑयल या वाटर ले लें, तो आप देखेंगे कि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है, क्योंकि उसमें जो है विस्कस फोर्स जो है या विस्कोसिटी क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, एक तरह से फ्रिक्शन ही आप इसको कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेट करके। और एयर रेजिस्टेंस, अब हवा में किस तरह से रेजिस्टेंस, जैसे आप कार में मूव कर रहे हैं और हाथ आप बाहर निकालें कार से, तो आप देखेंगे आप आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कार आगे जा रही है, लेकिन आपके हाथ पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी, तो वो होती है एयर रेजिस्टेंस। तो ये भी बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स का ही काम कर रही है ना, रेजिस्ट कर रही है आपके मोशन को या ऑब्जेक्ट के मोशन को। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है क्या होती है, जिसमें ये दो, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरी उसकी फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी बेस्ट एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव की। अब ऐसा कर लेते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमने पढ़ा है ना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कैसे है? ये दोनों प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दूंगी और ये भी प्रूव कर दूंगी। और नॉन कंजर्वेटिव में मैं आपको ये प्रूव कर देती हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे नॉन कंजर्वेटिव है। अब जस्ट आपने देखिए लिखना क्या है, ये पेज आपने लिख लेना है, ये पेज आपने लिखना है, ये पेज आपने समझना है और ये पेज आपने याद भी करना है। लेकिन अब जो मैं आपको करवाने लगी हूँ वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करवाने लगी हूँ कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ये प्रूव करूँगी कि कैसे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब जो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मज़ीद डिटेल में मुझे लगता है बताना चाहिए आपको, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने जस्ट इसको सुन लेना है, ठीक है। तो देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसमें हुआ ये है कि मैंने ये साथ साथ सॉल्व करवाई थी, अब तो ये सॉल्व हो चुकी है। तो मैंने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो अपलोड करने लगी थी तो मुझसे डिलीट हो गई, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है, इस वजह से अब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब कर लिया, तो मैंने दोबारा नहीं बनाया, मैं इसी से आपको अब दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लिखा हुआ ये मौजूद है मेरे पास, तो इसको हम यहीं से कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड कैसे है, इसमें आपको पता है ना, कंजर्वेटिव फील्ड अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंजर्वेटिव फील्ड का पहला पॉइंट ये था कि वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, जीरो होता है, यानी ए से बी जाए, बी से सी जाए और सी से वापस ए आए, यानी जहाँ ए में थे वहीं वापस आए, तो टोटल वर्क डन जीरो आता है, ठीक है। प्रूव करते हैं, टोटल वर्क डन, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 क्या होना चाहिए, जीरो। वर्क 1 कौन सा होगा, ए से बी आए तो वर्क हुआ ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस पे फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, तो फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करें तो वर्क का फॉर्मूला बन गया, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे वर्क हुआ होगा तो इसका वर्क 1 कहेंगे। फिर बी से सी आप जब मूव करवाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो ये वर्क 2 हो जाएगा बी से सी, और सी से ए आएंगे तो वर्क 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, तो 3 वर्क हो गए। इन तीनों वर्क्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो टोटल वर्क 0 आना चाहिए, क्योंकि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ क्या होता है, 0 होता है, तभी तो फील्ड कंजर्वेटिव होती है। और हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं ना, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स कौन सी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम इस ऑब्जेक्ट पे हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगवाएंगे, ठीक है। तो क्या है, समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे खड़ा है, अब मैं बारी बारी वर्क 1 निकालूंगी, वर्क 2 निकालूंगी, वर्क 3, फिर इन तीनों को ऐड करूंगी, आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ए से बी आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये आपने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है। कैसे लगा रहे हैं आप इस पर फोर्स, ऐसे लगा रहे हैं, एफ ऐसे इस पे लगा रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है। और आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड लगती है। तो फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, और ऑब्जेक्ट पे फोर्स उस पर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ फोर्स लिख दिया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर ऐसे लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये होगा d1, ठीक है। तो डिस्टेंस ये है या डिस्प्लेसमेंट ये है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है और हमें ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव करवाना है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क 1 निकाल लेते हैं। वर्क 1 क्या होगा, हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा।
वर्क 1 वैसे लिखा F। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल है, आपको पता है F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। फोर्स वेट के बराबर है और वेट mg के बराबर है, तो अगर फोर्स वेट के बराबर है तो फोर्स mg के भी बराबर है, तो F की क्या वैल्यू आ गई mg। तो जहां जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वहां क्या लिख देंगे mg। F की जगह mg लिख दिया, D की जगह D1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है D1। और कॉस और थीटा क्या लिखा 90, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 90 क्यों है। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की जगह 0 लिखें तो mg D1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, वर्क 1 क्या आ गया 0। अब वर्क 2 निकालते हैं, वर्क 2 B से C तक का है। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और ऑब्जेक्ट B से C ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है। कहने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर ट्रेवल हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे ऐसे नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स इस पे नीचे की तो स्ट्रेट लाइन बन गई, फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है 180 डिग्री। ये एंगल क्या बना 180 डिग्री। ये BC में जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, F की जगह आपको पता है mg लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास D2 होगा तो D की जगह D2 लिख दिया, कॉस वैसे ही लिखा, थीटा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों है 180, तो थीटा 180 लिख दिया। आपको पता है cos 180 -1 के इक्वल होता है, ये आपको याद करनी है, cos 90 0 के इक्वल होता है और cos 180 -1 के इक्वल होता है। cos 180 की जगह आप यहाँ पे -1 पुट करें तो mg D2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो -mg D2 आ जाएगा, तो वर्क 2 आपके पास -mg D2 आ गया। अब निकाल लेते हैं वर्क 3। वर्क 3 पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, वर्क 2, वर्क 1, वर्क 2। अब निकालना है वर्क 3, C से A तक लाना है ना। देखिए पहले भी A पर था, घूम फिर के फिर वापस A पर आ गया, तो क्लोज पाथ हो गया ना। अब C से A पर लाना है, तो जब C से A तक लाएंगे तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा, डिस्टेंस ऐसे नीचे की तरफ है, D3 की वैल्यू ये ऐसे नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड है, ठीक है। ये कुछ यूँ हो रहा है, D3 ऐसे लग रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, F ऐसे लग रहा है और D ऐसे, तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा थीटा, ठीक है। एंगल क्या बन रहा होगा थीटा। ये वही एंगल है जो यहाँ पे बेसिकली बन रहा है, C से A पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, और एग्जैक्टली वही एंगल आपके पास यहाँ पे बनेगा थीटा। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे, कि दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक तीसरी लाइन कट कर रही हो तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ भी बनता है। तो ये देखिए दो पैरेलल लाइंस नहीं हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, इसको ऐसे बड़ा करें, ऐसे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन इसको ऐसे बड़ा कर दें तो ये हो गई, ये लाइन हो जाएगी, और ये वाली C से B वाली लाइन वो ये हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। और ये तीसरी लाइन C से A वाली ये ऐसे है, ये उनको क्या कर रही है कट कर रही है, तो दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट कर रही होती है तो इधर इनके ऑपोजिट ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं सेम। तो यहाँ जो एंगल थीटा बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, यहाँ भी वही एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ का एंगल हमें नहीं पता, ये थीटा हमें नहीं पता, तो आपने थीटा को थीटा ही लिख देना है। तो क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे F की जगह mg, D की जगह, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा D3, तो यहाँ D की जगह मैंने D3 लिखा और cos थीटा की जगह थीटा ही लिख दिया। ये क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ मैंने सेपरेट करके बना लिया। हम ये D3 की बात करें ना, मैंने यहाँ D3 वैसे ही लिख दिया। आपको पता है जब ऐसे फोर्स हो तो आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो आप उसके ये कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट F साइन थीटा, और जिसके साथ ये थीटा बन रहा है बेस वाला कंपोनेंट वो होता है F cos थीटा। ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन तब क्या होगा, अगर ये F है और ना थीटा यहाँ नहीं बन रहा, थीटा यहाँ बन रहा है, तो अभी वही वाली बात होगी ना, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है साइन थीटा, तो अब थीटा के सामने ये है तो ये साइन थीटा होगा, और जो है ये थीटा इसके साथ बन रहा है तो बेस ही है, और ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे ही होता है ना, अगर थीटा यहाँ बन रहा हो तो यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है, थीटा तो ये ऊपर बन रहा है, तो नीचे वाला कंपोनेंट फिर क्या होगा साइन थीटा। और D3 का है ना, ये देखिए D3 है, D3 का एंगल ये बन रहा है, ये D3 है और यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है, इसको आप ऐसे डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट D3 साइन थीटा, और थीटा जिसके साथ बन रहा है यानी ये वाली लाइन ये बेस है तो ये होगी D3 cos थीटा। तो BC वाली लाइन किसके इक्वल आई है D3 cos थीटा। गौर से देखें ये बात, BC वाली लाइन किसके इक्वल आई है D3 cos थीटा, जब हमने इसको ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करवाया है। तो BC वाली लाइन D3 cos थीटा की इक्वल आ गई है, लेकिन हमने तो यहाँ ऊपर BC वाली लाइन को किसके इक्वल लिखा हुआ है D2 के, ठीक है। BC वाली लाइन को हमने कहा हुआ है कि वो बराबर है D2 के, और नीचे आके हमें ये भी पता चला है कि BC वाली लाइन किसके इक्वल है D3 cos थीटा के इक्वल है। तो बस BC इन दोनों के इक्वल है, तो हम जहाँ जहाँ D3 cos थीटा है वहाँ D2 लिख देंगे। फिर देखें ज़रा, D3 cos थीटा भी BC के बराबर है और D2 भी BC के बराबर है,
तो जहाँ d3 cos थीटा है वहाँ d2 लिख सकते हैं ना। तो ये देखें d3 cos थीटा है, ये d3 cos थीटा, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, d3 cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, d2, तो mg d2। ठीक हो गया, वर्क 3 आपके पास आ गया प्लस mg d2। अब आपके पास वर्क 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 है टोटल वर्क लिखें यहाँ पे, टोटल वर्क इक्वल है वर्क 1। वर्क 1 की वैल्यू क्या आई है 0, वर्क 1 की जगह आप लिखें 0, फिर प्लस लगाया, वर्क 2 की वैल्यू क्या आई है, वर्क 2 की वैल्यू आई है माइनस mg d2, तो आपने लिखा माइनस mg d2, फिर प्लस लगाया और वर्क 3 की वैल्यू आई mg d2। अब ये प्लस माइनस mg d2 और प्लस mg d2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टोटल वर्क क्या आया 0। हो गया प्रूफ हो गया कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। प्रूव हो गया ना ये चीज की ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन हमने कंजर्वेटिव फील्ड का एक पॉइंट प्रूव किया, अभी दूसरा रहता है, दूसरा भी प्रूव कर लेते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था कि वर्क डन डिपेंड नहीं करता आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। आप पाथ 1 से जाएं, ये पाथ 1 कर लें, ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये पड़ा हुआ है, सी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, एम ऑब्जेक्ट है, मैस एम है, उसका सी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, उसको ए तक लाना है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट सी से ए ले आओ, ये पाथ 1 या पाथ 2, और पाथ 1 ये वाला है कि पहले आप सी से बी लाओ और फिर बी से ए तक लाओ, पहले सी से बी लाओ फिर बी से ए तक लाओ, ये पाथ 1 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट सी से ए तक ले आओ, ये पाथ 2। हमने ये पढ़ा है फील्ड कंजर्वेटिव तब होगी जब पाथ 1 और पाथ 2 दोनों का वर्क बराबर हो जाए। तो प्रूव कर लेते हैं, हमें ये करना है कि पाथ 1 का वर्क पाथ 2 के बराबर हो जाए, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको सुने कैसे। पहले मैं ये वाला पाथ निकाल लेती हूँ, पाथ 1, उसमें क्या है सी से बी तक फिर बी से ए तक, तो सी से बी तक फिर बी से ए तक का वर्क निकालें। तो पहले मैं सी से बी तक का निकालूंगी फिर बी से ए तक, तो ये वाला किसके इक्वल होगा, पहले सी से बी तक का निकालें प्लस बी से ए तक का निकालें। तो पहले सी से बी तक वाला निकालते हैं। सी से बी तक वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा, एफ की जगह एम जी, डी यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे आपके पास क्या है d2 है, यहाँ डी d1 है और यहाँ डी आपके पास d3 है, इसी डायग्राम वाला, ये d3 ये d2 और ये d1 बिल्कुल वही लिखा है। ठीक है, तो d आपके पास यहाँ पे क्या है d2 और कॉस थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको पता है आप सी से बी की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है, गौर से सुनना है। यहाँ पे सी से बी आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं क्योंकि ए तक आना है, तो सी से बी तक आ रहे हैं तो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल हो रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ऐसे नहीं लगती क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो डाउनवर्ड लगती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो गए, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह क्या लिखा 0 और cos 0 की वैल्यू जो है वो होती है 1। ठीक है, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया mg d2 क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब mg d2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो mg d2, c से b तक का वर्क आ गया। अब ऐसा करते हैं b से a तक का भी वर्क निकाल लेते हैं, तो b से a तक का वर्क आपको पता है। अब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड लग रही है, डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे लग रही है, थीटा क्या बना 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, फोर्स ऐसे डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही थी। तो फोर्स की जगह mg, डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस यहाँ पर d1 था, d1 और cos थीटा की जगह क्या लिख दिया 90। तो cos 90 किसके इक्वल होता है, cos 0 1 डिग्री के इक्वल होता है और cos 90 इक्वल होता है जी 0 डिग्री के, तो इसकी जगह 0 के इक्वल होता है। तो cos 90 की जगह 0 पुट करें, mg d1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 0। तो b से a तक का वर्क क्या होता है 0, यहाँ से यहाँ तक का वर्क 0 है और यहाँ से यहाँ तक का वर्क किसके इक्वल आया mg d2। हमें तो पूरा चाहिए ना पाथ 1 का वर्क, c से b और b से a तक का, तो ये पूरा वर्क निकालने के लिए c से b और b से a वाले को ऐड कर दें। तो टोटल वर्क निकालें c से b और b से a वाला, तो वो c से b प्लस b से a वाला वर्क ऐड कर लें। तो mg d2 c से b वाला वर्क था यहाँ से यहाँ तक का, और 0 वर्क क्या था b से a तक का, तो 0, इन दोनों को ऐड करें तो mg d2। तो पाथ 1 का वर्क कितना आ गया mg d2। फील्ड कंजर्वेटिव कब होगी, जब दोनों पाथ बराबर होंगे। पाथ a का वर्क आ गया, अब पाथ b का वर्क निकालेंगे ना पाथ 2 का, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है हर पॉइंट पे, तो हम इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब पाथ b का वर्क निकाल लेते हैं भाई। पाथ b कौन सा है, डायरेक्ट c से a पे आओ, ये वाला। अभी हम यहाँ से आए हैं पाथ 1, अब ये वाला करते हैं c से a तक का। तो c से a तक का देखें एफ डी कॉस थीटा, f की जगह mg, d आपको पता है ना, ये d आपके पास 1 था, ये d2 था, तो ये क्या होगा d3। तो d की जगह आपने लिखा d3,
थीटा फिर से नहीं पता, ये वही वाला सारा सीन है, ठीक है। ये D3 और ये F, इनके दरमियान जो यहाँ थीटा बन रहा है वो एग्जैक्टली यही वाला होगा, और ये थीटा हमें नहीं पता, तो D3 cos थीटा ही लिख दिया। थीटा को इस वक्त थीटा ही हमने लिखा है, ठीक है। तो अब D3 cos थीटा को मैं यहाँ ऊपर आपको प्रूव करवा चुकी हूँ। D3 cos थीटा किसके इक्वल है? D2 के, ठीक है। तो मैं यहाँ D3 cos थीटा की जगह क्या लिख दूंगी? D2। तो वर्क पाथ बी का वर्क आ गया, ठीक है। ये वर्क आ गया, क्या आ गया? mgd2। तो पाथ ए का वर्क क्या था? mgd2। पाथ बी का वर्क क्या है? mgd2। दोनों पाथ्स बराबर हैं, प्रूव हो गया कि कंजर्वेटिव फील्ड नहीं डिपेंड करती किस पाथ से आप गए हैं, वो सिर्फ डिपेंड करती है कहाँ थे और कहाँ हैं, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो देखिए दोनों पाथ्स क्या हैं? बराबर में हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अब आपको पता चल गया ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कंजर्वेटिव फील्ड है। अब आ जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ाई है, ठीक है। उसमें एयर रेजिस्टेंस भी पढ़ाई है, वो भी एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से नॉन कंजर्वेटिव है? तो आपको पता है कंजर्वेटिव डिपेंड नहीं करती आपने कौन सा वर्क फॉलो किया। पाथ ए और पाथ बी दोनों का वर्क बराबर आया है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में बराबर नहीं आता। ये आपका पाथ 1 कर लें, ये आपका पाथ 1 कर लें, ठीक है, ये आपका पाथ 2 कर लें और ये आपका पाथ 3 कर लें। आप पता है इन तीनों का वर्क निकालें, तीनों का डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है वो डिपेंड करती है आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। फॉर एग्जांपल ये ए से बी तक मूव करके आप आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ था, तो आपको पता है फ्रिक्शन यहाँ होगी तो ज़रूर होगी, ठीक है, ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत कम होगी। तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क भी बहुत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क जो वर्क 1 आया सपोज कर लें वो आपका बहुत कम आया है, 2 जूल आपको वर्क करना पड़ा है, ठीक है। वर्क बहुत कम आया है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन कम थी तो वर्क आपको कम करना पड़ा है। इस पाथ में आ जाइए तो इसमें इतनी सारी फ्रिक्शन होगी, क्योंकि देखें ये पाथ बहुत ज़्यादा यहाँ इतना हाई जाएंगे, यहाँ इतना ज़्यादा हाई जाएंगे, फिर लो आपको फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगी और उसके अगेंस्ट काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ का वर्क बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, यानी चेंज आएगा। तो यहाँ का वर्क कर लें जी, बहुत ज़्यादा आया है जी, 10 जूल आया है, ठीक है, ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, फ्रिक्शन ज़्यादा थी तो वर्क ज़्यादा करना पड़ा है। पाथ सी का वर्क निकालें या थर्ड पाथ का वर्क निकालें तो यहाँ से देखें जी बिल्कुल स्ट्रेट आया, इतना वर्क नहीं करना पड़ा, बिल्कुल इतना ही करना पड़ा। लेकिन जब ये वाला पाथ आया है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा फील होगी, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और फिर यहाँ से आगे कम वर्क करना पड़ेगा। मतलब वर्क जब टोटल आप वर्क निकालेंगे तो जो है इससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, लेकिन इससे फ्रिक्शन कम है। मतलब कि आप 5 जूल कह लें, आपने दरमियाना वर्क किया जी, 5 जूल वर्क किया आपने। तो चेक करें ये तीनों का वर्क क्या बराबर है? वर्क 1 2 है, वर्क 2 जो है वो 10 है और वर्क 3 जो है आपके पास वो 5 है। तो ये तीनों डिफरेंट है आपस में। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्यों उसकी बेस्ट एग्जांपल है? क्योंकि देखिए वर्क डन डिपेंड कर रहा है पाथ पे, आप पाथ चेंज कर रहे हैं तो वर्क भी चेंज आ रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ आपने कंजर्वेटिव फील्ड में अभी देखा है ना कि आप जो है पाथ 1 से आ रहे हैं या पाथ 2 से आ रहे हैं, दोनों का वर्क आप देखें क्या आया था, पाथ 1 और पाथ 2 का वर्क सेम आया था। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वर्क डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वर्क डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ टेकन पर, ठीक है। तो वर्क ए बी सी बराबर नहीं है क्योंकि वर्क डिपेंड करता है किस पर? पाथ पे। तो इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स किसकी एग्जांपल है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको मसला है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।